हे एवरीवन, यू आर वाचिंग हाइम्स। तो जनरल साइंस को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फिर आरओ ये आरओ जो भी अपकमिंग एग्जाम है कोई भी आने वाला है, इसमें बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन लेक्चर देखने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटबुक लेके बैठिए, क्योंकि जो एडिशनल डेटा है, जो एडिशनल क्वेश्चन के साथ में मैं करवाऊंगी उसको ऐड ऑन करते चलिएगा, ऐड ऑन कर लेना, जिससे आपको रिवीजन में ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और उससे पहले लेक्चर क्वेश्चंस करने से पहले कुछ हम स्टडीज को देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। एक बार आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अगर स्टडी ऑफ लीवर है, हेपेटोलॉजी जो होता है लीवर की स्टडी की बात करते हैं, फाइकोलॉजी जो होता है वो एल्गी की बात करता है, एल्गी काई वगैरह की बात कर रहा है, फंगस वगैरह, फंगस जो हो गया माइकोलॉजी, काई जो होता है एल्गी उसको क्या बोलते हैं, फिकोलॉजी। और अगर हम बात करें, अगर हमें वायरस की स्टडी करना है तो वीरोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ किडनी तो नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर तो ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स तो उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को हम पोमोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम ऑरिन्थोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स को हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एग को हम ओगोलॉजी बोलते ओलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ ड्रीम को हम ओन्ड्रियोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ हियर को हम ट्रिकोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ आइज को हम ऑप्थल्मोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को जो मिट्टी की स्टडी करते हैं उसको पेडोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम फिलोजी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ ब्रेन को हम एंसेफ्लोजी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ नेल्स को, जो नेल्स होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्टोमेलॉजी। और भी नेक्स्ट है कि कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी तो आपको पता है कि हार्ट में प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल्स, तो उसको बोलते हैं हार्ट की स्टडी को, हेमेटोलॉजी बोलते हैं ब्लड की स्टडी को, न्यूरोलॉजी बोलते हैं ब्रेन की स्टडी को, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं स्किन की स्टडी को, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टीथ एंड जम जो टीथ में जम्स वगैरह हो जाते हैं, और ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं बोन्स की स्टडी को, और ये ऑलरेडी मैं आइज की स्टडी को बता चुकी हूँ। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी से, बोल रहा है कि वेयर ऑफ द एसेंशियल प्रोटीन एंड लिमिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर्ड। सेल मेम्ब्रेन, सेल तो आप जानते होंगे, सेल आप देखा होगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ जिससे आपको फिगर थोड़ा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैं समझा दूंगी, उसके बाद में क्वेश्चन करवाती हूँ। यहाँ पे देखना, ये सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल स्ट्रक्चर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, और यू नो दैट कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल इन्वॉल्व होते हैं, जो एनिमल सेल होता है सेल वॉल नहीं होते, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर टू टाइप्स, एक होता है सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप्स के होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो होते हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं राइबोसोम्स, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, रफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये सेल हो गया, ये हो गया हमारा गोल्जी अपैरेटस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जहाँ पे डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे डीएनए होगा, डीएनए में क्रोमोसोम्स होंगे, और क्रोमोसोम्स ही क्या बताता है, जीन या जेनेटिक को बताता है। और अगर ये हम बात करते हैं तो ये हमारे वैक्यूल्स है, ये राइबोसोम्स हो गया, यहाँ पे जो ये चिपके हुए दिख रहे हैं वो राइबोसोम्स है, और इस तरीके से ये लाइसोसोम्स है, और यहाँ पे फिर से माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहता है, क्वेश्चन कहता है, तो ये आपने सेल का स्ट्रक्चर देख लिया होगा, और बेसिकली इसमें जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इतना आपको आई होप क्लियर होगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन
क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर आर द एसेंशियल, कहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स फॉर्म होता है, तो प्रोटीन और जो लिपिड्स फॉर्म होता है वो याद रखना ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो हमारा आंसर हो जाएगा C, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का और DNA और प्रोटीन होता है, प्रोटीन मेकिंग में भी काम आता है। तो लाइसोसोम होता है जो सुसाइडल बैग होता है, डाइजेस्टिव और सेल का डाइजेशन बोलते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्रोमोसोम्स जो होता है जो जेनेटिक बताता है किसी भी सेल में, तो ये इसके सारे फंक्शन हो गए, तो आंसर इज द सी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एन अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंज कलर व्हेन द राइपन, एक कच्चा जो फ्रूट्स होता है जब वो पक जाता है तो कलर चेंज कर देता है, क्या रीजन उसके पास में होता है, तो यू नो दैट कि जो ग्रीन कलर की पिगमेंट देता है, क्या ग्रीन कलर पिगमेंट किस वजह से होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की, ये सबको पता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, काम आता है। लेकिन जब वो कच्चा है तो ग्रीन है, और जब वो पक जाता है तो कलर चेंज कर देता है। तो जो क्रोमोप्लास्ट होगा, क्या क्रोमोप्लास्ट होता है जो अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स और फ्लावर्स में कलर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ओनली ग्रीन पिगमेंट देगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, क्लोरोफिल ओनली ग्रीन पिगमेंट देगा, और क्रोमोप्लास्ट बहुत सारे कलर्स देते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स में, तो उनको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्लोरोफिल। क्यों होता है, जो क्रोमोप्लास्ट रहता है कलर चेंज कर देता है, किसको, क्लोरोफिल को, जो ग्रीन कलर का कच्चा है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो क्रोमोप्लास्ट फॉर डिफरेंट कलर इन प्लांट्स, a chlorophyll, you know that, green color, leucoplast is a colorless, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, one of the following is not true about cardiac muscles, you know that, कार्डियक मसल कहाँ पे पाया जाता है, हमारे हार्ट पे पाया जाता है। तो कार्डियक मसल जो होता है बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, स्लाइवा हो गया, या फिर ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, ये सारे जो होते हैं वो होता है इनवॉलेंट्री, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। क्या अभी कभी है कि आप जाते हो, कभी कोई खट्टी चीजें देखा तो क्या हो जाता है, स्लाइवा आ जाता है मुंह में, तो वो अपने कंट्रोल, वॉमिटिंग हो गया, तो इन एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये कार्डियक जो पाया जाता है वो कहाँ पे होता है, हार्ट में। कार्डियक मसल कहाँ पे पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का मसल्स होता है, तो उसको ये पाया जाता है हार्ट में। तो कह रहा है कि कौन सा जो आंसर है इसमें सही नहीं होगा, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया। तो कार्डियक एक तरीके का टिश्यू है, क्या है ये, टिश्यू है, मसल्स है, तो मसल्स में टिश्यू प्रेजेंट होंगे, और टिश्यू है कहीं पे तो सेल होगा। ओके, यही स्ट्रक्चर ये होता है। सेल्स, बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिला के टिश्यूज बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो कार्डियक मसल होगा तो वहां पे सेल होगा, तो सेल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब होगा लेकिन कम होगा। सेल्स आर बाइन्यूक्लिएट, और इसके जो सेल्स होते हैं बाइन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। फाउंड आउटसाइड द हार्ट सच दैट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पे ये फाउंड हो जाता है, लेकिन ये बोल रहा है कि दे कैन बी कंट्रोल्ड। नहीं भाई, कार्डियक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, गलत बोल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है, दे कैन बी कंट्रोल्ड। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है, ये लीव्स में पाया जाता है, कहाँ पे, लीव्स में। मान लो ये लीव्स है, और लीव्स में वैक्यूल्स, लीव्स में खाली जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। पोर्स होता है, क्या होता है ये, पोर्स होता है, जहां से O2
और CO2 गैसेस का एक्सचेंज होता है। कहाँ पे पाया जाता है ये प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है। वो पोर्स होता है जहां पे CO2 और O2 का गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, इतना क्लियर होगा। बोल रहा है कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर स्टोमेटा है तो उसमें गैसेस का एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का, तो वो कहीं ना कहीं तो फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट होंगे। यू नो दैट कि आपको फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? क्लोरोफिल। अब अगर आप पढ़ ही रहे हैं क्या साइंस, तो चलते रहिए, सारे डेटा कलेक्ट करिए। सनलाइट, और ये क्या बना लेता है? उसके साथ में ग्लूकोज, C6H12O6 और O2 ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ये फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होगा ही। हेल्प्स विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कह रहा है कि गैसेस का एक्सचेंज, बिल्कुल ये गैसेस का एक्सचेंज करता है। बोल रहा है कि हेल्प्स ऑफ द क्रिएट वाटर प्रेशर फोर्सिंग वाटर अपवर्ड, कहता है कि वाटर प्रेशर को अपवर्ड भेजता है, ये भी काम करता है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। दैट मीन हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रैपिड एलोंगेशन ऑफ अ बैम्बू स्टेम इज ड्यू टू, बांस की प्लांट्स की बात कर रहा है, बांस प्लांट्स की बात कर रहा है। तो जो ये इस तरीके से नोड्स होता है, बांस प्लांट्स में इस तरीके से नोड्स होता है। तो ये नोड्स का जो लंबा, इलोंगेशन मतलब होता है लॉन्ग, इलोंगेशन मतलब होता है लॉन्ग। तो इसका लंबा क्यों होता है? ये होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये टिश्यूज का पोर्शन है, ये क्या है? टिश्यूज का पोर्शन है। तो किसी भी प्लांट्स 3 तरीके से ग्रो करता है। एक नोड में ग्रो करता है, मान लो ये पेन है तो पेन के बीच में नोड है। गन्ना देखा, शुगर केन, तो शुगर केन के जो बीज का नोड होता है वो ग्रो करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। और अगर एपिकल मेरिस्टम होता है तो वो क्या ग्रो करता है? टिप ग्रो करता है। मतलब कोई प्लांट्स की टिप और रूट्स को ग्रो करवाने में काम आता है, तो वो एपिकल होगा। रूट्स एंड टिप को ग्रो करवाता है तो उसको एपिकल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये किसकी वजह से? इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। और लैटरल जो होगा वो थिकनेस को क्या करेगा? ग्रो करवाएगा। किसी भी प्लांट्स की थिकनेस को ग्रो करवाने में काम आएगा क्या? लैटरल मेरिस्टम। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलता है कि डैश आर द सीमेंटेड टू वन टू अनदर, मतलब एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ है। टिश्यू की बात कर रहा है। फॉर्मिंग एन इरेगुलर लेयर, और इरेगुलर लेयर फॉर्म कर रहा है। दिस द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन इन द एनिमल्स बॉडी। टिश्यूज में जो हमारा स्किन होता है ये होता है एपिथेलियम टिश्यूज। क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यूज। तो ये आंसर तो अपना डी होगा, लेकिन हम जानते हैं एपिथेलियम टिश्यूज में एक टाइप होता है स्टार्टिफाइड टिश्यू। ये प्रेजेंट होता है हमारे स्किन के लेयर में, ठीक है। तो ये इसी की बात कर रहा है। अगर हम ब्लड टिश्यूज की बात करें तो ब्लड टिश्यूज का काम क्या होता है? जिसमें WBC प्रेजेंट होते हैं, RBC प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता है कि जो WBC होता है इंटरनल इंजरी के लिए होता है, RBC जो होता है हीमोग्लोबिन के लिए होता है। ऐड कर सकते हैं, आप राइट डाउन कर लीजिए। और जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो एक्सटर्नल, जैसे आप कट जाते हैं कोई चीज तो फुलफिल करने के लिए प्लेटलेट्स काम करता है। तो ये हमारा हो गया ब्लड में। और बोन टिश्यूज की बात करें तो बोन टिश्यूज में भी टेंडन होता है या फिर फिलामेंट होता है। तो टेंडन मतलब मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने को, तो उसको हम क्या बोल देंगे? टेंडन। और फिलामेंट क्या होगा? बोन्स को कनेक्ट करेगा, तो उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज हो गया। कनेक्टिव टिश्यूज, यहाँ पे नर्व टिश्यूज की बात कर रहा है। नर्व टिश्यूज जो बेसिकली ब्रेन की बात करता है, मैसेज जो पहुंचाता है उसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एपिथेलियम टिश्यूज, जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और बोल रहा है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओविविपिवोरस एनिमल्स। अब आप ओविवोरस तो पढ़े होगे, आप ओविवोरस तो पढ़े होगे, विविवोरस भी पढ़े होगे।
ओविपोरस क्या होता है? जो एग देते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म एग प्रोड्यूस करते हैं। और विविपोरस जो होते हैं वो यंग बर्थ देते हैं, मतलब बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि ओवोविविपोरस क्या होता है? ओवोविविपोरस क्या होता है? तो ओवोविविपोरस ये होता है कि एग होगा, लेकिन एग का जो डेवलपमेंट होगा वो मदर के स्टमक अंदर ही होगा, मतलब उनके यूट्रस में ही होगा, तो वो अंदर ही बच्चा डेवलप होगा, अंदर ही जो एग है वो डेवलप होके फिर बेबी बनाएगा। तो वो होता है स्नैक्स में होता है, शार्क वगैरह हो गए इसमें होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वाइपर, क्रो, सीगल, हॉक, तो ये आंसर हो जाएगा। वाइपर मतलब होता है स्नैक, ठीक है, वाइपर मतलब होता है स्नैक, तो ये यहाँ पे पाया जाता है और इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज नॉट अ विविपोरस एनिमल्स। विवि मतलब बच्चा देना, ठीक है, यंग बर्थ, याद रखना। कैट देता है भाई, माइस, चूना जो होता है ये होता है ओविपोरस, ये याद रखना, ये होता है ओविपोरस। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। तो वो होता है, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ओके, ये होते हैं हमारे बैक्टीरिया, ये होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जब आप खाना खाते हो, तो यहाँ पे एक फूड पाइप होता है, दैट इज कॉल्ड इसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं? इसोफेगस। जो आपके माउथ से आपके स्टमक में जो लेकर जाता है उसको हम बोलते हैं इसोफेगस। तो जो इसोफेगस होता है वो क्या करता है, उसमें मूवमेंट होता है, जो खाने को क्या करता है, स्टमक की तरफ मूव करवाता है, फॉरवर्ड करता है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या होता है? ये एक तरीके के डिजीज है, एल्वेओलर वॉल जो होगा उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, खत्म कर देता है, एक तरीके का ये क्या है, लंग्स डिजीज है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एलोवेलर वॉल एंड ईयर शेक द लंग्स एंड द डैमेज। एलोवेली क्या? एलोवेली। तो ये क्या करता है? एयर को फिल्टर करता है, एयर को फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है। तो ये हो गया एलोवेली का, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस ऑब्जर्व इन द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, कह रहा है कि प्रोसेस क्या है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो पहले ही गलत हो गया। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस एब्सोल्युटली, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। रिलीज ऑफ एनर्जी, यस करता है। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, ये भी करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ओनली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्ट से, ठीक है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली। कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, यहाँ से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर जाएगा ऑर्टा,
ऑरटा से होते हुए और कहाँ निकल जाएगा, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने को। तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे लंग्स में, फिर पुल्मोनरी वेन से होके लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ऑर्टा में, फिर पूरी बॉडी सेल में प्रेजेंट फिर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द फ्लोएम द टिश्यूज अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। अब फ्लोएम क्या काम करता है पहले ये देखते हैं। फ्लोएम का काम होता है प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करवाना। क्या? प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करवाना, और वो जो प्रिपेयर होता है फूड वो पूरी बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना, ये काम होता है फ्लोएम का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, फूड इज द ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीजन वेयर इट इज द प्रोड्यूस टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो आंसर हो जाएगा डी। अब ये फूड जो प्रिपेयर होता है वही प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रूट से मिलता है, मिनरल्स वाटर रूट से मिलता है, उसके बाद में क्लोरोफिल, उसके बाद में सनलाइट, ये प्रेजेंस में बनाता है फूड। और वो फूड क्या होता है, कहीं ना कहीं जाके वैक्यूल में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और जब रिक्वायर होती है प्लांट्स को तो वो पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। नेक्स्ट है Which of the following is the correct sequence of the body part is human alimentary canal। तो आप यू नो दैट कि पहले माउथ में आता है खाना, माउथ से होके फिर कहाँ पे जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक में जाएगा यहाँ पे, और स्टमक से होके फिर कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली जो है डाइजेस्ट हो जाता है क्या, फूड। और जो वाटर होता है वो कहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। जो वाटर होता है, जो वेस्टेज होता है वो कहाँ पे, वाटर जो वेस्टेज होता है वो कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू वो रिमूव हो जाएगा। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, माउथ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर नहीं माउथ से फिर कहाँ पे आएगा, एसोफेगस में, और फिर कहाँ पे जाएगा, स्टमक में। तो ये हो जाएगा आंसर बी, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये रहा हमारा एलिमेंट्री कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, थायरॉक्सिन हो गया है, उसके बाद में टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया। ये सारे कौन से हार्मोन्स को, जिसकी वजह से हमें कभी डर लगता है, कभी बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो जाते हो, कभी आपको बहुत ज्यादा रोना आता है, या कभी आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हो, तो ये सारे किसकी वजह से होता है, ग्लैंड्स की वजह से होता है। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है वो बेसिकली बॉडी को ग्रोथ में काम आता है। ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करता है, सेक्रेट करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द डेवलप सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, बिल्कुल नहीं, सेक्स ऑर्गन्स का इससे लेना देना ही नहीं। द स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, यस, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि द रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी, नहीं। द इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ द ऑल ऑर्गन्स। अब कुछ यहाँ पे ये विजिबल नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लिखते चलना। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है ग्रोथ हार्मोन्स के काम आता है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, सॉरी फॉर दैट। ओवरीज जो होता है ये होता है एस्ट्रोजन, जिससे एग फॉर्मेशन होता है, ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करता है, और थायराइड जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज, और थायराइड की कमी से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो उसके आयोडीन ज्यादा खाएंगे तो सही हो जाएगा। पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन, जो डायबिटीज का रीजन होता है, तो पैनक्रियाज जो होता है इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। एड्रेनलिन ग्लैंड्स जो होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है वो होता है फाइट एंड फियर, फियर एंड फाइट, मतलब गुस्सा, भय, डर, ये सारी चीजें होती हैं एड्रेनलिन ग्लैंड से। तो ये आप याद रख सकते हैं, मैंने बोल दिया है तो आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट है
A female is suffering from a irregular menstruation cycle. एक फीमेल जो है menstruation cycle जो होता है वो irregular होता है. The doctor prescribed her some hormonal tablets. Which option shows the hormonal still act the her body in the form of endocrine glands? कहता है कि जो ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें कौन से हार्मोन्स की कमी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है. तो वो हो जाएगा, वो कौन सा हार्मोन्स होगा, एस्ट्रोजेंस. और एस्ट्रोजेंस जो होता है जिसकी वजह से एग फॉर्मेशन होता है और वही एग फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, इसलिए जो डॉक्टर होते हैं उनको जो टैबलेट देते हैं उस हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए देते हैं. ठीक है. टेस्टोस्टेरोन ये भी हार्मोन्स होता है टेस्टिस से. एड्रेनलिन बता दिया, थायरोक्सिन आपको बता दिया मैंने. नेक्स्ट है कि हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रैवल विद इन न्यूरॉन. ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा डायग्राम. न्यूरॉन जो होता है बेसिकली मैसेंजर होता है, मतलब जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल को ही न्यूरॉन बोलते हैं. तो नर्व सेल होता है, जैसे मान लो कि कोई आपको, या मान लो कोई आपको चाटा लगा दिया, या फिर आप कोई चीज, कुछ कभी कभी होता है कि पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहा है और चाय आई, चाय में हाथ रख दिया तुरंत हो, तो वो जो हमें सेंसेशन पता चलता है, स्टिमुलस जो होता है कि गर्म चीजें लगे, वो फर्स्ट टाइम नर्व सेल के पास में जाता है और नर्व पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड हमारे यहाँ पे होता है. स्पाइनल कॉर्ड जाके फिर किसको मैसेज देता है, ब्रेन को, कि हमारे इस पोर्शन में गर्म या ठंडी चीजें फील हो रहा है या फिर हमें कोई चीज यहाँ पे हर्ट कर रहा है. ठीक है. तो नर्व सेल होता है, मैसेंजर होता है. तो ये क्या करता है, पहले मैसेज कहाँ पे आता है, ये डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट से होके कहाँ पे, सेल बॉडी, दैट इज अ सेल बॉडी. ये हो गया न्यूक्लियस. और वहां से होके ये क्या करेगा, एक्सॉन से होते हुए और कहाँ पे चला जाएगा, नर्व एंडिंग. और ये हमारा क्या है, नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग. अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना है, इन सब का आपको फुल वीडियो देखना है बायोलॉजी का, तो मैं लास्ट में आपको बायोलॉजी का जो सीरीज है उसका मैं दे दूंगी लिंक, वहां से आप पूरी बायोलॉजी का सीरीज देख सकते हैं. तो ये हो गया. तो क्या हो जाएगा, पहले डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग. आंसर फर्स्ट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर. हमारे जो ब्रेन का कौन सा ऐसा पोर्शन होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. तो वो हो जाएगा, ये वाले पोर्शन जो होते हैं ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. तो ये हो गया पोन्स मेडुला एंड सेरिब्लम. आंसर इज द सी, पोन्स मेडुला एंड सेरिब्लम. ओब्लांगेटा मेडुला भी इसको बोलते हैं, ओब्लांगेटा मेडुला. ओके. नेक्स्ट है, organism depends on hormone as well as electric impulse for the transmission of signal from the brain to rest of the body. What is the likely advantage to hormones over electric impulses? तो ये हो जाएगा, it is secreted stimulus cell and reaches all the cell of the body. ये एक क्या होता है, स्टिमुलस को सेक्रेट करता है. स्टिमुलस मतलब होता है सेंसेशन, एनवायरमेंट से जो हमारी बॉडी को सेंसेशन मिलती है, गर्म, ठंडा, दर्द, जलना, कटना, ये सारी जो होता है ये क्या होगा, मतलब मिलेगा और क्या करेगा वो, सेल और रीच ऑफ द सेल बॉडी. और कहाँ तक पहुंचाएगा, सारे सेल बॉडी तक. IUCD इज, ये क्या है, ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ये क्या होता है, प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रिवेंट प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इस तरीके से कॉपर टी बोलते हैं. ये क्या करते हैं, फीमेल के ड्यूरिंग इंटरकोर्स, फीमेल के वेजाइनल में वो क्या करते हैं, फिट करते हैं, जिससे जो स्पर्म होता है वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाए, फॉलोपियन ट्यूब तक, ओविडक्ट तक, और वो फर्टिलाइज नहीं करवा पाए. तो एक तरीके से ये क्या होता है, प्रिवेंट प्रेगनेंसी या फिर कॉन्ट्रासेप्शन बोल सकते हो.
नेक्स्ट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टिस का क्या क्या काम होता है। फर्स्ट तो होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। कौन सा जर्म सेल? स्पर्म। सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बिल्कुल करेगा। और नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो होता है ये फीमेल में होता है। फीमेल को जब वो बेबी कैरी कर लेती हैं तो प्लेसेंटा की वजह से ही जो बेबी होता है ना उनको सारे न्यूट्रिशन और नरिशमेंट मिलते हैं, तो उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। सेक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन्स, तो ये तो फीमेल का काम है, तो इसमें कोई काम रह ही नहीं जाएगा किसका? टेस्टिस का। तो क्या बोल रहा है? इज नॉट द फंक्शन, तो हमारा हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है एड्स इज अ डेडली डिजीज विच इज कॉज्ड बाय। तो एड्स जो होता है वायरस की वजह से ही ये फैलता है। एड्स का अगर फुल फॉर्म बोले तो वो होगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम कभी कभी पूछ लेता है रियरली व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एड्स। The process in which the small portion of the oviduct of a woman are removed surgical operation and the cut and are ligated is, कहता है सर्जिकल करके विमेंस के ऐसे कौन से पोर्शन को क्या कर देते? कट करके या निकाल दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नसबंदी नाम सुना होगा। तो बेसिकली जो होता है ये विमेंस में उनके फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जहां पे फर्टिलाइज होता है किसका? स्पर्म का और एग का और स्पर्म का जहां का फर्टिलाइज होता है उस फॉलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है या गांठ बांध दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। नसबंदी नाम सुना होगा कुछ ऐसे। और अगर वहीं पे मेल का जो वॉस डिफरेंस होता है जहां से स्पर्म कैरी करके यूरेथ्रा और पेनिस तक आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेसिक्टमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेसिक्टमी बोलते हैं। और ये दोनों टर्म्स ये बेसिकली फीमेल के लिए होता है और ये होता है मेल के लिए होता है, जहां पे एक तरीके से फॉलोपियन ट्यूब और किसको वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। द रेशियो ऑफ नंबर क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन जायगोट एंड अ ह्यूमन स्पर्म, कहता है ह्यूमन का जो जायगोट होगा, जायगोट बेसिकली किससे मिलेगा? मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स से बनाएगा जायगोट, ठीक है, याद रखना। और मेल गैमेट्स की बात करते हैं, फीमेल गैमेट्स की, तो एग होगा या ओवा भी बोलते हैं उसको। और अगर मेल गैमेट्स की बात करते हैं तो क्या होगा? स्पर्म होगा। तो ये दोनों मिला के जब बनाएंगे तो जायगोट होगा। तो कहता है कि क्या रेशियो होता है क्रोमोसोम्स का? तो 2:1 होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जायगोट में 2 होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें फीमेल का भी क्रोमोसोम्स मिला है और इसमें मेल, तो वहां पे क्या हो जाएगा? रेशियो 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली शोज द पाथ दैट द स्पर्म टेक्स व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहता है कहाँ से स्पर्म रिलीज होता है और कहाँ से होके ये एंटर करता है। तो बेसिकली जो स्पर्म होता है टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है और टेस्टिस से उसके बाद में ये आप देख रहे होंगे वॉस डिफरेंस से होते हुए ये कहाँ पे जाता है? यूरेथ्रा में जाता है। तो यूरेटर से होते हुए फिर यूरेथ्रा और फिर पेनिस के थ्रू ये क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो ये इसका हो जाएगा टेस्टिस, फिर वॉस डिफरेंस, यूरेटर एंड देन पेनिस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ द स्मॉल पोर्शन ओविडक्ट ऑफ द विमेन्स, रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा क्या? ट्यूबेक्टमी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आपको पता होगा ये बोल रहा है कि पीएच वैल्यू के बेस पे बताना है। तो ये हमारा होता है पीएच स्केल, ये होता है पीएच स्केल। यहाँ पे होता है 7 और यहाँ पे होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ये होता है मोर देन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। 0 से लेकर क्या लाई करता है? 14 तक। तो अगर हम 7 के बिलो जाते हैं तो एसिडिक नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। और अगर हम यहाँ से क्या 14 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। तो अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि HCl का pH 1 होता है तो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होगा, और CH3 का pH 5 है तो स्लाइटली एसिडिक होगा, और 2.2 है तो मतलब ज्यादा होगा, लेकिन किससे, HCl से कम होगा। प्योर मिल्क का 6 होता है यहाँ पे, तो स्लाइटली एसिडिक। तो कहता है कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कौन सा होगा, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा HCl pH 1। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो ब्लड होता है, ब्लड का pH कितना होता है, तो ब्लड का pH होता है 7.8। याद रखना, स्लाइटली बेसिक, क्या यहाँ पे कहीं लाई करेगा, स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक। वाटर का pH वैल्यू होता है 7, न्यूट्रल, इस पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है 7 पे। नेक्स्ट है कि फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। एसिड है तो एसिड और बेस मिला के ही न्यूट्रल करता है, एसिड प्लस बेस मिलेगा तभी क्या होगा, सॉल्ट और प्लस वाटर बना लेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है तो ये स्लैग लाइम हो गया, दैट्स मीन CaOH का होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस, जिप्सम हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया और बेकिंग सोडा। तो आंसर हो जाएगा हमारा स्लैग लाइम। जो फार्मर्स होते हैं सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्लैग लाइम को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है जहां पे वाटर प्रेजेंट हो, क्या, जहां पे वाटर प्रेजेंट हो, तो ये हमारा बनाएगा हाइड्रोनियम आयंस के साथ में क्लोरीन आयन, दैट इज अ हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस, और ये हो गया क्लोरीन। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन एंड एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इज द टेस्ट ट्यूब। कहता है कि जब हम एसिड को बेस में मिलाएंगे तो क्या होगा टेस्ट ट्यूब में। पहला तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, आंसर डी। तो आपको पता है कि कहीं पे भी एसिड, मान लो एक एसिड ले लिया हमने HCl और एक बेस ले लिया हमने NaOH, तो ये क्या बना लेगा, NaCl के साथ में H2O। तो एसिड बेस मिला के क्या होगा, सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। अच्छा, 3 नेचर होते, बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बेसिक नेचर वो होगा जहां पे स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ में, वीक एसिड के साथ में। और एसिड नेचर, वहां पे एसिडिक नेचर जब होगा जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ में। इसके कहने का मतलब है कि जो स्ट्रांग होगा वो अपना बिहेवियर छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, क्या किसकी बात कर रहा है, एक तो हो जाएगा NH4OH और साथ में HCl, तो स्ट्रांग है। तो क्या पूछ रहा है, एसिडिक इन नेचर, तो स्ट्रांग कौन है, तो क्या हमारा ये हो जाएगा आंसर NH4Cl पहला ही, क्योंकि स्ट्रांग कौन है, HCl, स्ट्रांग एसिड लिए, तो स्ट्रांग एसिड है तो क्या होगा, नेचर अपना छोड़ेगा, एसिडिक होगा, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा NH4Cl। एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम हीटेड, पहले तो फॉर्मूला बताओ। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4
SO4 इंटू हाफ H2O। कहता है कौन से टेम्परेचर को हम जिप्सम को ऐड टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए। तो वो क्या बन जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो हमें वाटर को कहीं ना कहीं निकालना है, तो टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या कर दिया, हाफ H2O बचा, तो कहीं ना कहीं जो 1.5 अमाउंट वाटर का है वो निकल गया। तो ये होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटल कंडक्टेड फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग। तो मेंडल कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक, याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक को बताने वाले वो कौन थे, मेंडल, वो थे मेंडल। तो मेंडल जो थे फादर ऑफ जेनेटिक थे, और उन्होंने कहते हैं कि कौन से ब्रीड पे, कौन सी चीजों पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो क्या था, पी प्लांट्स पे। किस पे, पी प्लांट्स पे। और पी प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। इन्होंने फर्स्ट टाइम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स पे, और पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसमें कौन सा एग्जांपल जेनेटिक वेरिएशन का है, 1 पर्सन हैज अ स्कार बट द फ्रेंड्स डजंट। तो जेनेटिक वेरिएशन तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी में स्कार है और किसी में दाग है और उनमें नहीं है। तो 1 पर्सन इज ओल्डर देन, बिल्कुल भी जेनेटिक नहीं है। रीता इट्स मीट बट हर सिस्टर, बिल्कुल भी नहीं है। 2 चिल्ड्रेन हैव डिफरेंट आई कलर, ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है। मतलब आई कलर डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं उनके फादर का जैसे आई कलर होगा वो उसमें मैच कर रहा होगा, और वो उसके फादर जैसा मैच कर रहा होगा। तो ये हमारा जेनेटिक वेरिएशन। अगर आपको इस बायोलॉजी का पूरा सीरीज देखना है तो प्लीज मैं लास्ट में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं अगर आपको और डीप नॉलेज चाहिए तो। बोल रहा है कि ह्यूमन हैव 2 डिफरेंट सेक्स और क्रोमोसोम्स। तो यू नो दैट कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, मतलब 46 क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई। और जो फीमेल होती हैं उसमें XX होता है, और जो मेल होते हैं उसमें XY होता है। तो जब इनका X और X मिलता है तो यहाँ पे होता है बेबी गर्ल, और कहीं पे ऐसा होता है कि X और Y मिल रहा है, मतलब मेल का Y और फीमेल का X, तो XY हो जाए तो यहाँ होगा बेबी बॉय। बोलता है बेस्ड ऑन द मेंडल लॉज द मेल ऑफ स्प्रिंग्स विल इनहेरिटेड विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कह रहा है कि मेल ऑफ स्प्रिंग्स, मेल होगा, तो मेल होगा तो यहाँ पे देखना क्या कौन सा हो जाएगा, बोथ द YY क्रोमोसोम्स फ्रॉम द 1 पेरेंट्स, नहीं 1 कॉम्बिनेशन X और 1 कॉम्बिनेशन X क्रोमोसोम्स फ्रॉम द आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, XY क्रोमोसोम्स होगा, तभी मेल ऑफ स्प्रिंग्स होगा, मतलब बेबी बॉय होगा। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। सबसे ज्यादा जेनेटिक किस में आएगा, तो वो आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि मेल और फीमेल के अलग अलग जेनेटिक होंगे, तो वो जो नया बेबी होगा उसमें और जेनेटिक बढ़ेगा। तो ये होगा हमारा किसमें, सेक्सुअल में। एसेक्सुअल तो यही होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, अमीबा होता है, उन्हीं के पोर्शन कट गया, एसेक्सुअल तरीके से बन गया। तो ये सबसे ज्यादा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे है द अरेंजमेंट ऑफ कॉपर, टिन, लेड एंड मरकरी, इनका ऑर्डर बताना है। तो इन जो मेटल्स होते हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका मैं ट्रिक बता रही हूँ, वो याद कर लेना। कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, ZN फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर ऑडी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये हमारा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप नीचे लिखना, स्पेस नहीं है। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब जो ऊपर लिखवाया मैंने, कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, ZN फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये जो ट्रिक है इससे आप कभी भी इनके अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोल रहा है, अरेंजमेंट में गलती नहीं करेंगे, रिएक्टिविटी में। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, टिन, लेड, कॉपर,
कॉपर कहाँ पे है, ये है, और लेड कहाँ पे है, ये है, और मरकरी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और टिन कहाँ पे है, टिन हो जाएगा किसके बाद में, Zn के बाद में हमारा आ जाता है टिन। तो सबसे पहले हो जाएगा टिन, देन क्या हो जाएगा लेड, देन क्या हो जाएगा कॉपर, देन हो जाएगा मरकरी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो इस तरीके से कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो, Zn, फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इस तरीके से आप मेटल की रिएक्टिविटी याद कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ फिजिक्स और कुछ नए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आई होप आपका लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर बेनिफिशियल है तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।